Hello children, class 8th students, good morning to everyone and welcome again to your social studies classes. So class 8th, we have studied 2 chapters from the unit of history. Now it is the time to study some lessons in geography. So in this class we will start lesson number 1 of geography which is about resources. ठीक है बच्चों. सो लेसन नंबर 1 पढ़ने के लिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 171 पे. ओके, तो यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं. चलो, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में. क्या क्या पढ़ना है एंड फोकस देखिए. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, misuse of resources, sustainable development of resources and conservation of resources. So all these things you have to study. Okay, let's start. What is written? All resources have their origin in nature or environment. They have been present on the earth since prehistoric times, but due to the lack of essential tools and technologies, we were not able to exploit or make full use of them. बेटा, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जिस हमारे नेचर के द्वारा जो हमें मिले हैं, वो सब उस सब का ओरिजिन कहाँ पे था, वो सब की कहाँ से वो हमें मिलते हैं. वो सब हमें अपनी प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, अपनी इन्वायरमेंट से मिलते हैं. ठीक है. ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ही प्रेजेंट हैं. प्री हिस्टोरिक एरा कौन सा एरा होता है? जब हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं किया गया था. ठीक है. बट ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल टूल्स, अब हमारे पास एसेंशियल टूल्स की कमी है, टेक्नोलॉजीज़ की कमी थी उस समय, तो इस वजह से हम उनका एक्सप्लॉयट या फिर फुल यूज़ नहीं कर पा रहे थे. ओके, नाउ रिसोर्स होता क्या है? ठीक है, तो रिसोर्स होता क्या है ये जानेंगे आप. क्या लिखा है? एनीथिंग दैट हैज़ वैल्यू और विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. तो कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू है, जो कि हमारे काम आ सकती है, ह्यूमन नीड्स के काम आ सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिसोर्स. इन अदर वर्ड्स क्या बोलोगे? एनी मटेरियल ऑन दी अर्थ विच फुलफिल्स द डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स. कोई भी मटेरियल जो हमारी पृथ्वी पर मिलती है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल बीइंग की डिज़ायर को फुलफ़िल करेगी, उसके नीड्स को फुलफ़िल करेगी, उसको हम लोग कहेंगे रिसोर्स. The common and the most important thing with all resources that they satisfy human needs. तो मेन रिसोर्स का काम है क्या? कि वो ह्यूमन नीड्स की, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है. जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ लाभ तो है ही हमारे लाइफ में, यूज़ है इनकी, यूटिलिटी है इनकी. ठीक है, ये हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए इन सब को हम लोग रिसोर्सेज बोलेंगे. एक्सप्लोर मोर में आ जाएंगे. There have been 2 leading movements in the history of India, the Chipko movement and the Apicko movement. हमारे देश में 2 लीडिंग मूवमेंट्स हुए थे. पहला कौन है? चिपको मूवमेंट, और दूसरा एपिको मूवमेंट. देखो, चिपको मूवमेंट में क्या था? एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट. चिपको मूवमेंट के तहत हम लोगों ने, उस चिपको मूवमेंट का मेन उद्देश्य था जंगलों का बचाव करना, विच आर वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये बताइए आपको कि फॉरेस्ट आर दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. द फॉर्मर वॉज लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. अब चिपको मूवमेंट के लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा. और एपिको मूवमेंट के लीडर कौन थे? पांडुरंगा हेगड़े. ओके, तो चिपको मूवमेंट के लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, और एपिको मूवमेंट के कौन हो गया? पांडुरंगा हेगड़े. चलो, वैल्यू मीन्स वर्थ. अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई वर्थ हो, जिसकी कोई ज़रूरत हो, जिसका कोई यूज़ हो. डिफरेंट रिसोर्सेज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू. जैसे कि मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू व्हाइल अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज़ एन आर्टिस्टिक वैल्यू. जैसे कि मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू में आएंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं. लेकिन एक ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो उसमें क्या वैल्यू है? आर्टिस्टिक वैल्यू, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है अपने आप में. रिसोर्स हैविंग अ सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यू में हैव वैरिंग डिग्रीज ऑफ दैट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, सम रिसोर्सेज हैव मोर इकोनॉमिक वैल्यू दैन अदर्स.
क्रॉप्स हैव मोर इकोनॉमिक वैल्यू इन अ पुअर कंट्री देन लग्जरी आइटम्स डू। बेटा देखिए क्रॉप्स का जो है यूज़ पुअर कंट्रीज़ में ज़्यादा है दैन लग्जरी आइटम्स, क्योंकि गरीब देश में क्या भोजन, जब आपका पेट भरा रहेगा तब तो आपको लग्जरी की ज़रूरत महसूस होगी, जब पेट ही नहीं भरा है तो लग्जरी लेके क्या करोगे। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उनका इस्तेमाल है और उनकी डिमांड है। देखिए यहाँ पर फोटो, नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, द गुड सीनरी। चलो, some resources can be used directly while others need to be modified before being used. Food we eat, the clothes we wear and the mode of transport we use are the examples of modified resources. तो कुछ रिसोर्सेज को तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन कुछ रिसोर्सेज को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे खाना है तो खाना आप कच्चा चावल दाल नहीं खा सकते, आपको बनाना पड़ेगा, है ना। क्लोथ्स जो है तो कॉटन की खेती कर दी हमने, कॉटन हमारे पास है, अब कॉटन को हम डायरेक्टली थोड़ी ना पहन सकते हैं। कॉटन का हम पहले सूट बनाएंगे, धागा बनाएंगे, फिर उससे कपड़े बनाएंगे, इस तरीके से। These resources are modified by the use of various techniques and technologies. तो various techniques और technology इस्तेमाल करके हम लोग इन resources को modify करते हैं, ठीक है। The technology used in the modification of these resources ensures their quick and timely production. In the absence of technology, time consumed in their production would increase, due to which the demand for the resource could suffer. तो देखिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इनको मॉडिफाई करने में। अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। जैसे कि अगर हमने ये कहा कि हमें शुगर केन से शुगर चाहिए, तो शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड मेनी स्किल्ड वर्कर्स एंड मशीनरी एज वेल। अब मशीनरी अगर नहीं रहेगी, मशीन्स नहीं रहेंगे, तो सब जगह हम लोगों को ह्यूमन मैनुअल लेबर लगाना पड़ेगा, जो कि समय भी लेगा और काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। चलो, in the absence of technology, time consumed in the production would increase, due to which the demand for the resource could suffer. Some resources are available in extremely large quantities. तो कुछ resources बहुत ज़्यादा भारी भारी मात्रा में अवेलेबल होती हैं, लेकिन कुछ resources ऐसे हैं जो कि हमें बहुत ही कम मात्रा में इस पृथ्वी पर मिलती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, सोलर एनर्जी बने जो हमें सूर्य से रोशनी एनर्जी मिल रही है, ये क्या है, ये लिमिटलेस क्वांटिटीज़ में पृथ्वी पर हैं, क्योंकि अब सूर्य की रोशनी तो रोज़ ही हमें मिल रही है, पानी हवा ये सब तो हमें रोज़ ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कोल पेट्रोलियम की बात करें और भी बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज की बात करें जो कि लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, ठीक है। अब कोल और पेट्रोलियम ये हमारे पृथ्वी पर लिमिटेड है, इसका हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। अब चूँकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो रिक्वायरमेंट यूज़ करने का रिसोर्सेज को भी बढ़ता जा रहा है। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो अब ह्यूमन बीइंग्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कॉन्स्टेंट एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स की डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके। चलो, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू क्विक एंड एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Thus, the advancement of technology should lead to an increase in the production of goods, which will be able to satisfy the ever-increasing demand of the growing population. तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें क्यों है, क्यों हमको टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ रहा है, ताकि जो हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उनको फुलफिल किया जा सके। It is interesting that some resources can become economically valuable with the passage of time. For example, when home remedies are used at home, there is no commercial value associated with them. But when these very home remedies are patented and sold to medical firms, they become economically valuable. तो देखिए कोई चीज़ ऐसी होती है कि उसका धीरे धीरे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब अगर हम उसको अपने घर से निकाल करके बाहर दुनिया में ले जाएंगे तो उससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, अगर कोई बीमारी हो जाती है घर में तो उसको हम लोगों ने घरेलू उपचार से ठीक कर दिया, तो घर में सही किया, तो उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उससे हमने कोई भी पैसा नहीं कमाया। लेकिन अगर उसी उपचार को हम किसी मेडिसिनल फॉर्म में बताएंगे जा करके, और उससे लोग बहुत ज़्यादा लोग जब सुधरेंगे, जैसे कि आजकल के टाइम पर काढ़ा कोविड वायरस के उसके लिए, इससे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। अगर हमने काढ़ा घर में बना के पी लिया तो
कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही एक काढ़ा हमने मेडिकल फॉर्म्स में बना के हम लोग बेचने लगेगा जो कि मरीजों के पास जा रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो दैट विल बी हैविंग एन इकोनॉमिकल वैल्यू। एक्सप्लोर मोर। Sunlight is a natural resource which can be used for cooking food by the use of solar cooker, which is a man-made resource. The temperature inside the solar cooker goes up to 100 degrees Celsius to 140 degrees Celsius within 2 to 3 hours. तो सनलाइट का इज नेचुरल रिसोर्स है ये। इसका इस्तेमाल हम लोग सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सोलर कुकर में टेम्परेचर कितना हो जाता है ड्यू टू सनलाइट, 100 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस। कितने घंटे में, 2 से 3 घंटे में। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देख लो, नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये 3 तरीके के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कहाँ से मिलेगा हमें हमारी प्रकृति से मिलेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज एज द नेम सजेस्ट आर द रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। दे कैन बी यूज डायरेक्टली और विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन। तो ज़मीन हमें जो मिल रही है घर बनाने के लिए, ऑफिसेज बनाने के लिए, हवा जो हमें मिल रही है ब्रीदिंग प्रोसेस को करने के लिए, सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, वेजिटेशन खेती जो हो रही है हमारी, वाइल्ड लाइफ जो हमें इतने भांति भांति के जो जानवर है वो हमें मिलते हैं, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ये सब गिफ्ट्स ऑफ नेचर है जो कि हमें डायरेक्टली मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज एक्वायर वैल्यू व्हेन दे सेटिस्फाई आवर डे टू डे नीड्स। Natural resources become more valuable when human knowledge, skills and technology are applied to extract their maximum value or worth. तो किसी भी चीज़ का जब तक हम लोगों को प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करने आएगा, हम लोग उसका यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाटरफॉल इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। अब झरना आप लोग जानते ही हो, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। हम लोग अगर सिंपल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लें तो इस नेचुरल रिसोर्स का हम लोग मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। जैसे कि वाटरफॉल से आप जानते हो रनिंग वाटर इज़ यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, थ्रू रनिंग वाटर। और वाटरफॉल अपने आप में ही रनिंग वाटर है, पानी बहता रहता है झरना से। इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो देखो, वाटरफॉल इज अ नेचुरल रिसोर्स यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग फिर से सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और डिपेंडिंग अपॉन देयर डेवलपमेंट कि वो कितना डेवलप हुआ है, उसका यूज़ कहाँ से है, उसका यूज़ क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। रिन्यूएबिलिटी मतलब क्या वो रिन्यू हो सकता है, क्या वो फिर से पैदा, उसी चीज़ को फिर से हम लोग बना सकते हैं, या फिर एक बार यूज़ करने पे ख़त्म हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेंजिबिलिटी मतलब जिस चीज़ को हम टच करके महसूस कर सकते हैं। चलो, एक्चुअल, पोटेंशियल एंड रिजर्व रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यूज रिसोर्सेज कैन बी ग्रुप्ड एज एक्चुअल, पोटेंशियल एंड रिजर्व। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, These resources which are presently being used by us are called actual resources। तो वो resources जिनका इस्तेमाल हम लोग अभी के टाइम पे कर रहे हैं उसको हम लोग actual resources बोलेंगे। ये सर्वेड रिसोर्सेज होते हैं और इनकी क्वांटिटी हमें पता होती है कि ये इतनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि जो डिपॉजिट्स ऑफ कोल हैं रूर रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, और ब्लैक सॉइल कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू में, महाराष्ट्र में। ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। हमें पता है कि कोल का डिपॉजिट रूर रीजन जर्मनी में इतनी मात्रा में है, पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में इतनी मात्रा में है, ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में महाराष्ट्र में इतनी मात्रा में है। तो इस तरीके से हम अब जिस चीज़ का हमें वैल्यू पता है, जिस चीज़ का हमें अमाउंट पता है, उसका इस्तेमाल हम उस तरीके से कर सकते हैं। तो दीज आर दी एक्चुअल रिसोर्सेज। ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आप देख सकते हो। अच्छा बच्चों, ये बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे कि ब्लैक सॉइल इज़ मोस्टली सूटेबल टू कल्टिवेट विच क्रॉप। ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल हम लोग किस क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक हिंट हम आपको दे देते हैं, दैट इज़ द टेक्सटाइल क्रॉप। उस क्रॉप से हम लोग कपड़े बनाते हैं। चलो, सो आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू पोटेंशियल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंटली नॉट बीइंग यूज्ड बाय अस बट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड इन फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज जो कि इस्तेमाल हम लोग अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बाद में करेंगे, उसका हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। These resources are left for future use because the present technology is not advanced। अब ये resources फ्यूचर के लिए इसलिए छोड़ दी गई है क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि इसको मॉडर्नाइज करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। It is quite possible that even if we try to utilize the potential resources with the help of presently available technology, they will remain underused. So to prevent their underuse, these resources are kept for future use so that they can be fully utilized। तो इसलिए हम लोगों ने इसको फ्यूचर के लिए रख दिया है कि इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे।
जैसे कि यूरेनियम जो कि लद्दाख रीजन में भारत में पाया जाता है, ये आप एक पोटेंशियल रिसोर्स का गुड एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। अब हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि हम यूरेनियम का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए रख दिया गया है। इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। सिमिलरली अफ्रीका में अबेंडेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मैनी रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। अफ्रीका में बच्चों बहुत रिवर्स है, बहुत वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है अफ्रीका। तो इन सब चीज़ों को भी फ्यूचर के लिए हम लोगों ने रख दिया है। Some of the resources which are potential resources earlier are now being used as actual resources. तो कुछ रिसोर्सेज जो कि पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ करते थे, अब वो एक्चुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ गए हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो बहुत तेज़ी से जो हवा बहती है, वो पहले क्या हुआ करता था, पोटेंशियल रिसोर्सेज, लेकिन अभी क्या होने लगा है, अभी nowadays wind is being used to generate electricity through windmills। अभी हम लोग विंड का इस्तेमाल विंड मिल्स से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। नीदरलैंड्स इज़ अ वेल नोन कंट्री वेयर विंड मिल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो नीदरलैंड्स जो है एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे विंड मिल के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और विंड मिल टैप्स द एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ऑफ टर्निंग अ पोटेंशियल रिसोर्स इनटू द एक्चुअल रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, the resources which are available and accessible but are not being used extensively due to their limited amount। तो रिजर्व में हम लोग कोई भी सामान रखते हैं बच्चों उसका अपने घर में, मतलब उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़रूरी आने पर करेंगे। उस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि वो रिसोर्सेज जो कि हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और जब बहुत ज़रूरी पड़ेगी तब हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। and are conserved are called reserve resources। These can be recovered economically for future use with technologies that already exist। चलो ये हो गया आपका कौन कौन सा रिसोर्स, एक्चुअल, पोटेंशियल एंड रिजर्व रिसोर्सेज। अब होगा आपका बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, दिस इज इजी। फिर रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, देन ubiquitous and localized resources, then tangible and non tangible, then man made, then human resources, and then misuse of resources, sustainable development of resources and conservation of resources। okay, चलो जल्दी से बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज हम लोग देख लेते हैं। देखो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले पाते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। क्यों, बिकॉज दे आर जब भी लिविंग बींग्स की बात आ जाए ये समझ लो बायोटिक रिसोर्सेज की कहानी चल रही है। Human beings are also biotic resources। Human have the power to use their knowledge and skills to make proper and maximum utilization of any resource। तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, ये ताकत है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्स का। द रिसोर्सेज डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट से तो हमें सब कुछ ही मिलता है, प्लांट से फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, ठीक है, सीरियल्स मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है, हमें एनिमल्स से मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स के से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो ये जैसे फिश का ऑयल जो है वो बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल। और बायोटिक रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से हम लोगों को मिलेगा। तो अबायोटिक, जो बायोटिक हो गया लिविंग बींग से जो हमें मिलेगा, और अबायोटिक नॉन लिविंग बींग से मिलेगा। जैसे कि कोल हो गया, कोयला, ठीक है, आयरन, लोहा, गोल्ड माने सोना, कॉपर, तांबा, निकल, ये सब क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज है। अब ये लिविंग बींग्स तो है नहीं, तो मटेरियल है। और ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर हमने एक बार इनका इस्तेमाल कर लिया, अगर हमने एक बार 1 किलो कोयला जला दिया, उसका राख को हम फिर से कोयले में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये रिन्यू उसको फिर से नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये सब क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में समझ ही गए आप लोग। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जिनका हम लोग फिर से पैदावार कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग फिर से बदल सकते हैं। जैसे कि आज अगर सूरज निकला तो ऐसा नहीं कि कल नहीं निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा और सनलाइट देगा। चलो बच्चों, तो इतने पर हम लोग आज फिनिश करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें आगे के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।